शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की हम निपाह वायरस के साथ में। सबसे पहले हम निपाह वायरस के भी पहले एंटीबॉडी के बारे में हमें देखना है। एंटीबॉडी आखिर होता क्या है। हमने कई बार सुना है कोरोना वायरस के टाइम पीरियड में कि किसी रोगी के व्यक्ति में किसी के में एंटीबॉडी विकसित हो रहे हैं कि नहीं विकसित हो रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। एंटीबॉडी जिसको हम इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं, ये एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन होता है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है इम्यून सिस्टम के द्वारा इन द रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ ए फॉरेन सब्सटेंस कॉल्ड एन एंटीजन। तो कोई फॉरेन सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी में मौजूद है जिसको हम कह रहे हैं एंटीजन। एंटीजन से रक्षा करने के लिए हमारे शरीर में एक इम्यून सिस्टम विकसित होता है जिसको हम प्रोटेक्टिव प्रोटीन बोल रहे हैं, और ये पैदा हो रहा है इम्यून सिस्टम के माध्यम से। इसको ही हम एंटीबॉडी बोल रहे हैं या फिर इम्यूनोग्लोबिन बोल रहे हैं। एंटीजन से लड़ाई लड़ने के लिए हमारी बॉडी में एक चीज़ पैदा हो रही है जिसको हम एंटीबॉडी बोल रहे हैं, जिसको हम इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं। तो ऐसे जो सब्सटेंस है उसकी काफ़ी वाइड रेंज है, आर रिगार्डेड बाय द बॉडी एज एंटीजन्स। ऐसे ही बहुत सारे सब्सटेंस हो सकते हैं हमारी बॉडी में, बॉडी से रिलेटेड हो सकते हैं, इनको हम एंटीजन बोलते हैं। इसमें इंक्लूडिंग रहता है डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म एंड टॉक्सिक मटेरियल। इसके अंतर्गत जिन एंटीजन की हम बात कर रहे हैं उन एंटीजन के अंतर्गत डिजीज़ फैलाने वाले कुछ ऑर्गेनिज्म या फिर सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं टॉक्सिक मटेरियल। अब एंटीबॉडी जो होती हैं उनको रिकॉग्नाइज करते हैं एंड अटैक करते हैं ऑन टू एंटीजन इन ऑर्डर टू रिमूव दैम फ्रॉम बॉडी। अब हमारी बॉडी में एंटीबॉडी भी है जो कि उनका पता लगाएगा, उनके ऊपर अटैक करेगा, किन के ऊपर, एंटीजन के ऊपर, ताकि इनको हमारी बॉडी से हटाया जा सके। अब अलग अलग टाइप के हमारी बॉडी में एंटीबॉडी पाए जाते हैं, जैसे कि आईजीजी। ये मेन एंटीबॉडी रहता है हमारे ब्लड में एंड इट हैज़ ए पावरफुल एबिलिटी टू बाइंड टू बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन्स एंड दस इट टेक एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द बायोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम। हमारे बॉडी में सबसे महत्वपूर्ण जो एंटीजन रहता है, ठीक है, हमारी बॉडी में सबसे महत्वपूर्ण जो एंटीबॉडी रहता है वो आईजीजी है। ये मेन प्रकार का रहता है और ब्लड में पाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल रहता है और इसके पास एबिलिटी है कि वो बैक्टीरिया के साथ में बाइंड कर लेगा, उसके साथ में लड़ाई करेगा, चाहे वो टॉक्सिन हो चाहे वो बैक्टीरिया हो, और उसको हमारे शरीर से नष्ट कर देता है। इट इज़ द ओनली आइसोटाइप दैट कैन पास थ्रू द प्लेसेंटा। यही केवल एक ऐसा प्रकार है जो कि प्लेसेंटा से होकर के गुजर सकता है। एंड आईजीजी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मदर्स बेबी प्रोटेक्ट ए न्यू ब्रेन। अब यही एक ऐसी चीज़ रहती है जो माता से बच्चे में जाती है। हम कह रहे हैं ना कि एक ऐसा आइसोटाइप, ये केवल ऐसा आइसोटाइप है जो कि प्लेसेंटा से होकर के गुजर सकता है। इसलिए मदर से बच्चे में कैसे करके जाता है, प्लेसेंटा के माध्यम से, और यही फिर बच्चे को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फिर आता है आईजीएम। ये जो है बेसिक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर की 5 यूनिट रहती हैं। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑफ 5 यूनिट ऑफ बेसिक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। यदि हम बेसिक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर को निर्माण करें तो इससे बनेगा आईजीएम। एंड ये मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है ब्लड में। इसका वितरण कहाँ पर देखने को हम मिलता है, ब्लड में। Produced first upon the pathogen invasion by B cell, IgM has a key role in initial immune system defense for protecting the body. हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, तो जो प्रारंभिक रूप से इम्यून सिस्टम रहेगा उसके लिए काम करता है। इसका वितरण हमको ब्लड में देखने को मिलता है और ये प्रोड्यूस किया जाता है फर्स्ट अपॉन पैथोजन इन्वाजन। पैथोजन ने हमारी बॉडी में अटैक कर दिया है, किसके सेल के माध्यम से, बी सेल के माध्यम से, तो उसको रोकने का ये काम करता है।
बी सेल को हम बी लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। ये रहता है वाइट ब्लड सेल का एक प्रकार जो कि सिग्निफिकेंट रोल अदा कर रहा है हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने के लिए। फिर आ जाता है आईजीए। आईजीए मेनली प्रेजेंट रहता है एज ए मोनोमर्स के रूप में। मोनोमर्स के रूप में जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सिंगल वाई शेप। लेकिन ये बाद में डाइमर के रूप में बदल जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वाई के रूप में ये चेंज हो जाता है। इन सेक्रेशन सच एज बाउल फ्लूइड, नसल डिस्चार्ज, सलाइवा टू प्रिवेंट बैक्टीरिया इन्वाजन फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन। यदि कोई वायरस हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रभावित कर रहा है तो ये फ्लूइड के रूप में स्त्रावित होने लगेगा और उससे हमारी रक्षा करेगा। ये काफ़ी इट इज़ also present in breast milk and protect the gastrointestinal tract of newborn from bacterial and viral infection। यही चीज़ माता के दूध में पाई जाती है जिसके चलते चलते बच्चे इन्फेक्शन नहीं हो पाता बच्चे में, उस चीज़ से ये बचाता है। एक और होता है आईजीडी टाइप का। इट इज़ प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ बी सेल। ये कहाँ पर पाया जाता है, हमारी बी सेल की सरफेस पर पाया जाता है। एंड इट इज़ रिपोर्टेड टू प्ले रोल इन द इंडक्शन ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ये क्या है, एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। एंड प्रिवेंशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्शन। यदि रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उससे ये बचाने का काम करता है। फिर आ जाता है आईजीई। ऐसा बिलीव किया जाता है कि आईजीई वाज ओरिजिनली रिलेटेड टू इम्यूनिटी रिएक्शन और टू पैरासाइट। आईजीई के बारे में बताया जा रहा है कि पैरासाइट से यदि लड़ाई लड़ना है तो उसके लिए जो मेन चीज़ रहेगा वो आईजीई रहेगा। ये उसके साथ में बाइंडिंग बना लेगा। बाइंडिंग टू मास्ट सेल, आईजी इज बिलीव टू बी इन्वॉल्व इन एलर्जीज सच एज पोलिनोसिस। तो एलर्जी वगैरह को रोकने के लिए ये काम आता है। यहाँ पर हम जो मेन बात करने वाले हैं वो निपाह वायरस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले निपाह वायरस के बारे में हम बेसिक जानकारी देखते हैं। निपाह वायरस एक प्रकार से जूनोटिक वायरस होता है। जूनोटिक वायरस से मतलब जानवरों से ये इंसानों में फैल रहा है, इसलिए हम इसको जूनोटिक डिसीज़ बोल रहे हैं। द ऑर्गेनिज्म विच काजेस निपाह वायरस encephalitis is an RNA or ribonucleic acid virus of the family Paramyxoviridae genus Papillomavirus and is closely related to Hendra virus। एक उस ऑर्गेनिज्म की यदि हम बात करें जिसके चलते चलते निपाह वायरस फैल रहा है तो वो क्या है, वो है एक आरएनए या फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है। और इसकी फैमिली का नाम यहाँ पर बताया जाता है। इस फैमिली को आप देख सकते हैं क्या क्या नाम इसका दिया गया है। और ये हैंड्रा वायरस से रिलेटेड है। हैंड्रा वायरस इन्फेक्शन किसको बोलते हैं, ये एक रेयर इमर्जिंग जूनोसिस डिसीज़ है जिसके चलते चलते सीवियर एंड ऑफन फैटल डिसीज़ हो सकता है इन्फेक्टेड हॉर्सेस एंड ह्यूमन में। तो घोड़े और इंसान दोनों के ऊपर ये फैल सकता है और सीवियर से लेकर के घातक हो सकता है, मतलब जानलेवा हो सकता है। अब हम बात करते हैं निपाह वायरस की। पहली बार निपाह वायरस हमको देखने को मिला था मलेशिया एंड सिंगापुर में। मलेशिया में 1998 और 1999 में सिंगापुर में पहली बार इसको देखा गया था। डोमेस्टिक पिग में, घरेलू जो सूअर रहते हैं उनमें ये पाया गया था। एंड हैज़ फाउंड अमंग सेवरल स्पीसीज डोमेस्टिक एनिमल। इसके बाद कई सारे जो डोमेस्टिक एनिमल है जैसे कि डॉग है, कैट है, गोट है, हॉर्स है, सीप में भी ये पाया गया है। ट्रांसमिशन कैसे करके हुआ है, बताया जा रहा है कि इसका जो ट्रांसमिशन है ना फ्रूट बैट्स के माध्यम से या फिर फ्लाइंग फॉक्सेस के माध्यम से इसका फैलाव हुआ है। फ्लाइंग फॉक्सेस के माध्यम से इसका फैलाव हुआ है। ये पिक्चर यहाँ पर आप देख सकते हैं। चमगादड़ की जो प्रजाति है ये फ्लाइंग फॉक्सेस है, इसी को फ्रूट बैट्स भी बोलते हैं। द वायरस इज प्रेजेंट इन बैट यूरिन एंड पोटेंशियली बैट फेकेस, सलाइवा, बर्थिंग फ्लूइड्स। अब देखिए, अब बैट की यूरिन में ये पाया जाता है और बैट
का जो मलमूत्र है, सलाइवा है एंड बर्थिंग फ्लड्स में ये चीज़ पाया जा सकता है। सिम्टम की यदि हम बात करें तो सिम्टम में आपको जो है फीवर, हेडेक, ड्राउन साइंसिस, ओरिएंटेशन, डिसओरिएंटेशंस है, जैसे उनींदापन आना, डिसओरिएंटेशन दिखाई देना। इसके अलावा डिसओरिएंटेशन मतलब क्या करूं क्या नहीं करूं, भटकाव जैसी कंडीशन, मेंटल कन्फ्यूज़न, कोमा, पोटेंशियली डेथ। इसके बाद फिर डेथ भी हो सकती है। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ को। तो बताया जा रहा है ये जो ट्रांसमिशन है ये केरला में हमको देखने को मिला है और ये ट्रांसमिट हुआ है एनिमल्स जैसे कि बैट्स और पिग से। इसके बाद ये ह्यूमन में फैला है एंड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन, जानवर से इंसान में फैला, फिर इंसान से इंसान में ये फैला है। इनकी जो उम्र बताई जा रही है 44 और 40 साल की बताई जा रही, जो दिन की डेथ हुई है यहाँ पर। इसके अलावा 9 ईयर का जो ओल्ड ऑफ द सेकेंड पेशेंट एंड हिज 24 ईयर ओल्ड रिलेटिव आर अंडर ट्रीटमेंट। इसके अलावा उनके जो बच्चे हैं उनका भी ट्रीटमेंट किया जा रहा है कि कहीं इनके ऊपर भी तो ये फैल नहीं गया है। केंद्र सरकार की तरफ से एक सेंट्रल टीम भेजी गई है, इसमें 4 एक्सपर्ट हैं केरला भेजे गए हैं ताकि स्टेट गवर्नमेंट की कुछ सहायता की जा सके, सर्विलांस एंड रिडक्शन किया जा सके रिस्पॉन्स टाइम में। इसके अलावा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन केरला वर इश्यूड गाइडलाइन। केरल का जो मेडिकल कॉलेज है उसने कुछ गाइडलाइन जारी किया है ताकि प्रिकॉशन बरती जा सके एंड प्रोवाइड किया जा सके प्रोटेक्टिव किट लोगों को। डेथ्स ड्यू टू निपाह वर रिपोर्टेड इन द डिस्ट्रिक्ट इन 2018 एंड 2021। इस जिला में इसी के चलते चलते डेथ हुई थी 2018 में और 2021 में। सिम्टम की यदि हम बात करें, निपाह वायरस के चलते चलते फीवर होता है, मस्कल पेन होता है एंड हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो ये कुछ मेन बातें थी। इसके अलावा इंडिया से जब पूछा गया था कि क्या कोई वैक्सीन ऐसी है जिसको हम बाहर से मंगवा सकते हैं, तो जब इम्पोर्टिंग टू ड्रग्स टू ट्रीट द पेशेंट मिनिस्टर सेड नो सच नीड। सरकार का कहना है ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है जिसकी चलते चलते हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे। इसके बाद भूगोल से रिलेटेड, भूगोल के मैप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आ गई है, वो है लीबिया सिटी। लीबिया सिटी में हमको फ्लैश फ्लड देखने को मिला है जिसके चलते चलते 2300 लोगों की डेथ हुई है और बहुत सारे मिसिंग हुए हैं। कम से भी कम 2300 पीपल ऐसे हैं जो कि मारे गए हैं। 1000 वर रिपोर्टेड मिसिंग इन लीबिया आफ्टर कैटास्ट्रोफिक फ्लैश फ्लड ब्रोक रिवर डैम एंड टोर थ्रू एन ईस्टर्न कोस्टल सिटी। अब क्या हुआ है ना कि पानी का फोर्स इतना ज़्यादा था कि बांध जो बना हुआ था उसने उस बांध को तोड़ दिया है। बांध को तोड़ दिया तो आज अपने रास्ते में जो कुछ भी आया है सारी चीज़ को बहाते हुए तो फोर्स इतना ज़्यादा था कि सामने जो भी आ रहा सबको बाहर डाल रहा है और ये जो ईस्टर्न कोस्टल सिटी है ना उससे टकराया था। इसके बाद थोड़ी सी न्यूज़ हम देखने वाले हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन के बारे में हम बेसिक जानकारी देखेंगे। तो इन्फ्लेशन को समझने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। इन्फ्लेशन का हमेशा से मतलब आप ये मत समझ लीजिए कि वस्तुओं के दामों में वृद्धि हो रही है, कीमतों में वृद्धि हो रही है, इसी को हम इन्फ्लेशन बोल रहे हैं। दूसरा जो एंगल है वो आप ये देखिए कि यहाँ पर मार्केट में पैसों या फिर नोटों की संख्या में वृद्धि होना, इसको इन्फ्लेशन बोलती है सरकार। और इसी के माध्यम से आरबीआई क्या है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करती है। मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कम ज़्यादा करने के लिए इसी का इस्तेमाल करती है, इसी चीज़ को वो देखती है। उसको लगता है कि मार्केट में ज़्यादा मनी है मतलब इन्फ्लेशन है, तो मार्केट से पैसा खींचना चालू कर देती है। इसके लिए आरबीआई ब्याज दर में बढ़ोतरी कर देती है। ब्याज दर में यदि बढ़ोतरी होती है तो हमारी जो ईएमआई चल रही है बैंक की, एग्जाम्पल के तौर पर आप 100 रुपये ब्याज दे रहे हैं, ब्याज दर बढ़ने से आपको 150 रुपया ब्याज दर देना पड़ेगा। आपकी जेब से जो 50 रुपये है वो सरकार खींच लेती है, आरबीआई खींच लेती है। ऐसे करके आरबीआई जो है अपनी नीति का निर्धारण करती है। दूसरे नंबर की बात यह है, जब भी इन्फ्लेशन होता है इसका मतलब ये है हमारे पास रुपया की जो वैल्यू है वो गिर गई है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें
पहले आप 100 रुपये लेकर के पेट्रोल पंप जाते थे तो इसमें लगभग आपको 1.5 लीटर पेट्रोल आ सकता था। आज के समय में यदि आप पेट्रोल लेने जाएंगे तो आपको 1 ही लीटर पेट्रोल मिलेगा। इसका मतलब ये है जो 100 रुपये की वैल्यू है वो गिर गई है। अभी मुझे 100 रुपये से ज़्यादा चाहिए, मुझे 150 रुपये चाहिए जब मुझे 1.5 लीटर पेट्रोल मिल पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी इन्फ्लेशन होता है तो हमारी जो परचेसिंग पावर रहती है मनी की वो कम हो जाती है। इन्फ्लेशन को डिफाइन किया जाता है एज ए राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो चाहे वो सेवाओं के दाम हो चाहे वो वस्तुओं के दाम हो, उसमें वृद्धि होना ही इन्फ्लेशन कहलाता है। और पार्टिकुलरली यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम का भी उल्लेख किया जाता है। जब भी प्राइस बढ़ते हैं इसका मतलब ये है ईच यूनिट ऑफ मनी बाइज फ्यूअर गुड्स। अब पहले जहाँ पर 100 रुपये में ज़्यादा चीज़ खरीद पा रहे थे वहाँ पर आप जो है कम चीज़ खरीद पा रहे हैं, इसमें यही चीज़ बताया जाता है। इसका मतलब ये है परचेसिंग पावर हमारी कम हो गई है। इन्फ्लेशन को मेजरमेंट हम करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। इसका मतलब ये हो गया है कि द रेफरेंस डेट फॉर एनुअल इन्फ्लेशन आर 1 जनवरी से लेकर के 1 जनवरी ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ईयर। 1 जनवरी से 1 जनवरी तक हम इसका मेज़रमेंट करते हैं। इन्फ्लेशन को कई प्रकार से बांटा जाता है, जैसे कि किस कारण से इन्फ्लेशन हो रही है उसके हिसाब से देखा जाए। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन, सेक्टोरल इन्फ्लेशन। इन कि भाई जैसे डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, चीज़ें लिमिटेड हैं इसलिए इन्फ्लेशन आई है। किसी ने कॉस्ट बढ़ा दिया है इसलिए इन्फ्लेशन आया है। आगे कुछ रीज़न हो सकता है रेट पर आधारित इन्फ्लेशन, जैसे कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। तो ये टाइप हमने इसके देख लिए हैं। एडिटोरियल वाले हिस्से के अंतर्गत हम देखने वाले हैं 3 बिल जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए गए थे उसमें अभी भी कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने की ज़रूरत है। ये सेकंड एडिटोरियल है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यदि देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में ये जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसमें कहा जा रहा है कि हमें जो है भारतीय न्याय संहिता बिल में संशोधन करने या फिर उसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। ये सुधार क्या क्या चीज़ हो सकते हैं इसके बारे में आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए कुछ जो विधेयक ऑलरेडी से चले आ रहे थे, जो कानून पहले के चले आ रहे थे जिसमें डेफिनेशन क्लियर नहीं है, जैसे कि सेडिशन लॉ हो गया। इसके अलावा आईटी कानून था जिसमें क्लियर डेफिनेशन नहीं थी, और क्लियर डेफिनेशन नहीं होने के चलते चलते उसका मिसयूज़ होता था। मिसयूज़ ऐसा होता था कि आपने कोई भी काम किया है, गवर्नमेंट की आलोचना कर दी है, सीधे सीधे उठा करके आपको जेल में डाल दिया जा रहा है, आपके ऊपर आईटी एक्ट लागू कर दिया जा रहा है। आपने कहीं पर धरना प्रदर्शन किया है, गवर्नमेंट के खिलाफ में कुछ बोल दिए हैं तो आपको उठा करके सेडिशन लॉ के अंतर्गत जेल में डाल दिया जा रहा है, क्योंकि उसके अंतर्गत कामों की कोई क्लियर डेफिनेशन है ही नहीं। इसलिए कहीं भी कोई भी काम को आप सेडिशन बोल दे रहे हैं, कहीं भी किसी भी काम को आप बोल दे रहे हैं कि आईटी कानून के अंतर्गत इसको जेल में डालो। ऐसा मिसयूज़ इसका होता था। इसी के चलते चलते सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसे कानूनों को रद्द करने की बात करी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 3 कानून लाए गए हैं। सरकार का कहना है हमारे देश की जो न्याय की व्यवस्था है वो अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रही है और इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। इसलिए 3 ठो बिल यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए थे। वो कौन कौन से थे? जैसे पहले आईपीसी चलता था, 1860 का इंडियन पीनल कोड चलता था। इसको रिप्लेस किया जा रहा है भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 के माध्यम से। एक और चलता था सीआरपीसी 1973 का। इसकी जगह में सरकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेकर के आई है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 चलता था, इसकी जगह में भारतीय साक्ष्य बिल 2023 लाया गया है। बहुत सारे इसमें सेक्शन ऐसे हैं जो कि हटा दिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ दिया गया है और यही नया प्रावधान है। मतलब हम केवल ये कहें हैं कि खाली नाम चेंज किया है, गुलामी की निशानी को मिटाने की कोशिश करी गई है, तो वो सब चीज़ नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें नई जोड़ी मिलेंगी, कुछ चीज़ों को डिलीट कर दिया गया है। ये चेंजेस हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं सेक्शन 66A। सेक्शन 66A को सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही समाप्त कर दिया था। उनका कहना था इसमें कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है।
इसका आप मिसयूज़ करते हैं, एक काम करिए, आप इसको जो है समाप्त करिए और इसके अंतर्गत कोई केस फिर आप नहीं दायर करेंगे। अब इसका मिसयूज़ किस प्रकार से हुआ था आप देख सकते हैं। 2012 में एक पीआईएल मतलब एक याचिका दायर करी गई थी। कानून के स्टूडेंट हैं श्रेया सिंघल। इनका कहना था कि सेक्शन 66A में कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है। दो लड़कियां, ठीक है, दो गर्ल्स हैं, साहिन धादा, इसके अलावा रीनू श्रीनिवासन, इनके ऊपर केस दर्ज किया गया था। इनको अरेस्ट किया गया था। कहाँ पर? पालघर में, थाने डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। As one of them posted a comment against the shutdown in Mumbai following Shiv Sena leader Bal Thackeray's death and the other liked it। हुआ क्या कि भाई मुंबई में जो शटडाउन लगा है उसकी किसी ने आलोचना कर दी कि नहीं, इस प्रकार से शटडाउन आपको नहीं लगाना चाहिए था, और दूसरे ने क्या काम कर दिया, इसको लाइक कर दिया और फिर इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर 2013 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही थी। 2013 के बाद में आप देखेंगे 2015 का 18 मार्च का भी डिसीजन आप देख सकते हैं। एक लड़के को अरेस्ट कर लिया गया है, उसने फेसबुक में एक कमेंट किया था, मतलब ऑब्जेक्शनेबल कमेंट किया था उसने समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान के प्रति। उसको आपने जेल में डाल दिया सेक्शन 66A के अंतर्गत। भाई यदि आप किसी लीडर की आलोचना कर दे रहे हैं, उसकी बुराई बता दे रहे हैं, तो वो कोई अपराध थोड़ी ना है, वो तो आप बुराई को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार सरकार क्या है ना, इसका मिसयूज़ करती है, पुलिस मिसयूज़ करती है लोगों को जेल में डालने के लिए और उनकी आवाज़ को दबाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ खुद श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का एग्जाम्पल दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 66A को कहा था कि भाई ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको ख़त्म कर देना चाहिए। रिसेंटली यदि देखा जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है कुछ नए ऑफेंसेस को भारतीय न्याय संहिता बिल में, ताकि डील किया जा सके एक्सटर्नली विद टेररिज्म एंड रिलेटेड क्राइम एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। कुछ नई चीज़ें इसमें ऐड करी गई हैं जो कि टेररिज्म से डील करने का काम करती हैं। तो इसमें भी जो है इसका मिसयूज़ होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, जैसे कि अपोजिशन पार्टी के जो लीडर हैं हो सकता है उनके ऊपर ये धाराएं लगा दी जाएं। कोई स्टूडेंट हैं, सड़क पर उतरे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हो सकता है उनके खिलाफ में इनका यूज़ कर दिया जाए। तो ऐसी बहुत सारी संभावना हो जाती हैं। इनमें क्या है, क्लियर डेफिनेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखा जाए ना, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं डिलीट कर दी गई हैं, बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर दिया गया है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं एक को मिलाकर के दो कर दिया गया है, ठीक है। एंड ऑफेंसेस ऑफ ए सिमिलर नेचर ब्रॉड अंडर वन सेक्शन, जहाँ पर लग रहा है कि ये इसके अंतर्गत समानता दिख रही है, तो उसको जो है हमने एक ही सेक्शन में ला दिया गया है। कुछ ऐसे सेक्शन हैं जिनको हटा दिया गया है, जैसे कि अननेचुरल ऑफेंसेस, सेक्शन 377 आईपीसी समलैंगिक संबंधों को पहले अपराध मानती थी, अब इस चीज़ को हटा दिया गया है। इसके अलावा सेक्शन 497 आईपीसी, ठीक है, इसको भी हटा दिया गया है, जो कि एडल्टरी को अपराध घोषित करती थी। इसके अलावा अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, सेक्शन 309 ऑफ द आईपीसी दाउ नॉट कम्प्लीटली, अभी देखा जाए तो इसको पूरी तरह से हटाया नहीं गया है। इस प्रकार के संशोधन भारतीय न्याय संहिता में हमको देखने को मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं टेररिस्ट एक्ट के अंतर्गत। अब टेररिस्ट एक्ट के अंतर्गत जो हम डेफिनेशन यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो इस न्याय संहिता बिल में इसकी जो डेफिनेशन है वो हम अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूपीए एक्ट 1967 से लाए हैं। और जबकि ये जो 1967 का कानून था, ऑलरेडी से यहाँ पर चीज़ें क्लियर नहीं थी, और यदि वहाँ से आप डेफिनेशन उठा करके इसमें डाल दे रहे हैं टेररिस्ट एक्ट में, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर फिर से इसका मिसयूज़ होने की संभावना हो जाती है। यहाँ पर कुछ वर्ड देखने को मिलते हैं, जैसे कि टू स्ट्राइक टेरर इन द पीपुल हैव बीन रिप्लेस्ड विद द वर्ड टू इंटिमिडेट द जनरल पब्लिक। पहले यूज़ किया गया था क्या, टू स्ट्राइक टेरर इन पीपुल, इसकी जगह में आपने क्या यूज़ कर दिए हैं, टू इंटिमिडेट द जनरल पब्लिक, मतलब आप जनरल पब्लिक को उकसा रहे हो, भड़का रहे हो, ऐसे वर्ड आपने यूज़ कर दिए हैं। अब यहाँ पर कुछ जो वर्ड यूज़ किए गए हैं, जैसे कि अब यहाँ पर लिखा है
द एक्सप्रेशन सच एज टू डिस्ट्रॉय द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। इसका आप क्या मायने लगाएंगे? कैसे करके मैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, कैसे करके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, या फिर सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री को मैं डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, ये चीज़ साबित कैसे करेंगे? कौन कौन से काम इसके अंतर्गत आ रहे हैं वो क्लियरली आपने उल्लेख नहीं किए हैं, तो जाहिर सी बात है इसका मिसयूज़ होना है। ये जो परिभाषा आप लिखे हैं ये वेग है, मतलब एकदम फालतू टाइप यूज़ किए हैं। टेररिस्ट एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड यदि हम चीज़ों की बात करें, यदि हमने जो है टेररिज्म को ऐड कर दिए हैं संहिता में, जैसा कि यूएपीए में भी था, उसका एडवांटेज आपको जो है कैसे करके मिलने वाला है? ये जो इन्वेस्टिगेटिंग वाला ऑफिसर है जो इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वुड नॉट रिक्वायर एनी सैंक्शन फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन फ्रॉम गवर्नमेंट। इसके लिए किसी प्रकार की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, किसी प्रकार का सैंक्शन नहीं रहेगा प्रोसिक्यूशन कि उसके ऊपर कोई केस दर्ज हो जाएगा, मुकदमा दायर हो जाएगा, ऐसी कोई संभावना नहीं रह जाएगी। बस एक यही फ़ायदा यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा सेम उसी टाइम में रिस्ट्रिक्टिव बेल प्रोविज़न, बेल को हम मना कर रहे हैं, वुड आल्सो नॉट अप्लाई टू द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड के ऊपर भी जो है रिस्ट्रिक्टिव बेल का प्रोविज़न भी अप्लाई नहीं होगा, ऐसी बातें यहाँ पर बताई जाती है। इसके अलावा अगले ऑफेंस की हम बात करते हैं जिसको पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम की कैटेगरी में हम डाल रहे हैं। विच स्टार्ट द वेग एक्सप्रेशन एनी क्राइम दैट काज जनरल फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। किसी को इनसिक्योरिटी फील हो रही है, ऐसा कोई काम करना सिटीजन में, ठीक है, और ये चीज़ रिलेटिंग टू थेफ्ट है, चोरी से रिलेटेड है ये। अब यहाँ पर आप ऐसी कौन सी चीज़ बैरोमीटर लगा करके नापेंगे कि भाई मैं जो है इनसिक्योरिटी फील कर रहा हूँ, अब चोरी वोरी हो सकती है? ऐसी कोई चीज़ है क्या जिससे हम ये चीज़ को मेज़रमेंट करें? तो नहीं है। यहाँ पर भी इसका मिसयूज़ होने की संभावना है। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम और गैंग आर नॉट स्पेसिफाइड। इसके अलावा ऑर्गेनाइज क्राइम या फिर गैंग को भी यहाँ पर किसी भी प्रकार से क्लियर नहीं किया गया है। आगे जो मोस्ट ऑफेंसेस हैं जो कि रिलेट कर रहे हैं चोरी से रिलेटेड, एंड ये जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत आते हैं। पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम हैज़ बीन कैटेगराइज एज ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नया क्या परिवर्तन लाया गया है? कॉग्निजेबल ऑफेंस को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में चेंज कर दिया गया है। नई चेंज यहीं पर दिखाई देती है। इसके अलावा जैसे हम स्नैचिंग की बात करें, ट्रेन में कोई महिला बैठी, उसका किसी ने चैन खींच लिया, स्नैचिंग वाली कोई समस्या यहाँ पर हो रही है, तो इसको डिफाइन किया गया है एज ए सेपरेट ऑफेंस विथ द सेम पनिशमेंट। इसको आपने क्या कर दिए हैं? सेपरेट ऑफेंस बना दिए हैं, लेकिन इसके लिए आपने जो है पनिशमेंट सेम भी रखे हैं एज दैट ऑफ थेफ्ट। जैसे चोरी में होता है वही चीज़ की जो सज़ा का प्रावधान है इसमें भी आपने कर दिए हैं। अब हम आगे बात करते हैं जैसे कि किसी का मर्डर कर दिया जाता है, और ये जो मर्डर हो रहा है वो जाति पर आधारित है, कम्युनिटी पर आधारित है और सेक्स पर आधारित है। सेक्स के चलते चलते, ठीक है, किसी का मर्डर कर दिया, जैसे कि निर्भया वाला केस हो गया। लैंग्वेज पर आधारित किसी प्रकार का वायलेंस हो रहा है और कहीं पर मर्डर हो जा रहा है, तो इसमें आप देखेंगे आपको कुछ डाइल्यूशन देखने को मिलेगा। मतलब किसी चीज़ को आपने क्या काम कर दिए हैं, थोड़ा सा अपराधी के लिए सज़ा में आपने थोड़ा सा कम कर दिया है, सज़ा के प्रावधान को आपने डाइल्यूट कर दिया है, आप यही कह सकते हैं। और यहाँ पर ग्रुप भी कितने का है? 5 लोग हैं या फिर 5 लोग से ज़्यादा लोग शामिल थे, तो इसके लिए कुछ डाइल्यूट हमको देखने को मिल जा रहा है। पनिशमेंट को जो है 7 साल से लेकर के ज़िंदगी भर का तक कर दिया गया है। वेयर्स द प्रेजेंट प्रोविज़न प्रोवाइड फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जबकि अभी का हाल फिलहाल का जो प्रावधान रहा था वो इम्प्रिजनमेंट और डेथ था फॉर एवरी पर्सन एक्टिंग विथ कॉमन इंटेंशन। इसमें क्या है, सबको क्या काम कर रहे हैं, आजीवन कारावास दे रहे हैं या फिर डेथ का प्रावधान किया गया है। अब क्लासेस यहाँ पर जो हमको देखने को मिल रहे हैं, प्रावधान जो देखने को मिल रहे हैं, मे नॉट स्टैंड स्क्रूटनी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट।
अब इन क्लास में स्क्रूटनी का प्रावधान नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के माध्यम से, एज द डिफरेंशिएशन इज प्राइमा फेसिया आर्बिट्ररी एंड अनरीजनेबल। दूसरी नंबर की बात यह है, स्क्रूटनी का प्रावधान हमको देखने को नहीं मिल। कुछ और भी प्रावधान यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि फैटल एक्सीडेंट। अब आपने किसी को ठोक दिया है, ठीक है, फैटल एक्सीडेंट हुआ है, फैटल एक्सीडेंट के मामले में पनिशमेंट जो रहेगा वो 10 साल का रहेगा। इफ़ एक्यूज डज नॉट रिपोर्ट द इंसिडेंट टू पुलिस और एस्केप फ्रॉम द सीन। आपने ठोक दिए हैं, आपने पुलिस को बताया नहीं और वहाँ से भाग गए, इस कंडीशन में आपको जो है 10 साल की सज़ा हो सकती है। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसाइडफुल मीन्स। यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है, संबंध बनाए जा रहे हैं बहकावे के माध्यम से, तो हैज़ बिन राइटली मेड ए सेपरेट ऑफेंस, इसको जो है एक सेपरेट ऑफेंस बना दिया गया है विथ लेजर पनिशमेंट एज प्रोवाइड फॉर रेप। रेप की तुलना में आपको जो है यहाँ पर कम सज़ा मिलेगी, ये कुछ इसमें प्रावधान किए गए हैं। अब हम बात करते हैं डिसेंट, क्रिमेशन और बरियल। कई कई जगह आप देखेंगे इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं कि जहाँ पर एक रेप वाला केस आया था यूपी में, पुलिस ने जिस लड़की के साथ में रेप हुआ है उसकी बॉडी को सौंप देना चाहिए था परिवार वालों को, परिवार वाले उसका अंतिम संस्कार करते, लेकिन ये चीज़ पुलिस ने क्या काम कर दी, खुद ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया, फिर उनको जाने से रोका। तो ये भी एक अपराध की श्रेणी है। इसके बारे में कोई चीज़ क्लियरली प्रावधान नहीं किए जा रहे हैं, जो कि जीवन का एक अधिकार है भाई। एंड वाज इलीगली डिनाइड टू मैनी ड्यूरिंग द पेंडेमिक। पेंडेमिक के दौरान में हम देखेंगे किसी किसी को बॉडी तक नहीं दी जा रही थी। तो ये जो राइट टू लाइफ है इसको आप मना कर रहे हैं, ये भी एक अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो बॉर्डर वाले सेक्टर में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो निर्माण काम किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, तो उससे हमारी आर्मी को कितना ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा इसके बारे में यहाँ पर उल्लेख किया जाता है। हाल फिलहाल में देखा जाए, हरामी नाला एक जगह है, हरामी नाला एंड द बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट BOPs ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन दैट सेक्टर इन द सरक्रीक एरिया ऑफ कच्छ गुजरात एलोंग द इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर। इंटरनेशनल बॉर्डर में यूनियन मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा हरामी नाला की विजिटिंग करी गई, बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट वो गए, ठीक है। तो यहाँ यदि वो जा रहे हैं और आर्मी की क्या समस्या है उस चीज़ को यदि वो समझ पा रहे हैं, उनको वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दे रहे हैं, तो इससे हमारी इंडियन आर्मी को थोड़ी सी मजबूती मिलती है। इसके माध्यम से, इस नाला के माध्यम से यदि कोई आतंकवादी उस नाला से होते हुए हमारे यहाँ पर आ रहा है तो हम उसको रोक सकते हैं। यदि हमने वहाँ पर पोस्ट बना दिया है, वहाँ पर यदि हमने जो है, जैसे कि आगे एक चीज़ और यहाँ पर देखने को मिलेगी, वो हम आगे देखेंगे, तटबंध जिसको बोला जाता है, ठीक है। तटबंध यदि बना दिए जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब आजू बाजू की जो मिट्टी है वो पुरेगी नहीं, नाला पुरेगा नहीं, उसका प्रवाह जो है बना रहेगा यदि तटबंध बना दिए जाते हैं। तो जैसे कि हम बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाने का काम करते हैं, ऐसे प्रयास भी जो है सरकार की तरफ से किए गए हैं। इसकी लोकेशन आप देख लीजिए, लोकेशन इसकी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो जाती है। केती बंडर, ये जगह कहाँ पर पड़ गई, पाकिस्तान। यहाँ पर आप देखेंगे समुद्र में खाड़ी के रास्ते से ये लोग एंटर कर सकते हैं गुजरात में, ठीक है, और फिर अपराध को ये अंजाम दे सकते हैं। ये जो हरामी नाला है, ठीक है, हरामी नाला जिसको इंग्लिश में हम रोग और ट्रेचरस चैनल के रूप में भी जानते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इनहॉस्पिटेबल एरिया माना जाता है बॉर्डर में, जहाँ पर कोई रहता ही नहीं है, ऐसी जगह है, आप समझ लीजिए ऐसी जगह है। और यहाँ पर हमें जो है अपने सैनिकों को रखना है, यहाँ पर हमें अपनी सुरक्षा को मजबूत करना है, तो इसके लिए क्या क्या चीज़ करने की हमको ज़रूरत है। ये एक सेंटर के रूप में काम करता है क्रॉस बॉर्डर मिसचीफ का एंड एक्सप्लॉइटेशन बाय द इन्फिल्ट्रेटर। यहाँ से आतंकवादी लोग आकर के घुस सकते हैं हमारे एरिया में। हरामी नाला कुल मिलाकर के देखा जाए ना, एक नेचुरल वाटर बॉडी है, अप्रॉक्सीमेटली हमें जो है 25 किलोमीटर लंबाई में ये फैला देखने को मिल जाएगा। किधर से किधर इसका फ्लो है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, पाकिस्तान से गुजरात की तरफ इसका फ्लो है।
लगभग 20 odd kilometer of the channel lie on the Indian side on the vertical line of the IB between Indian and Pakistan, which itself is not contested. 22 किलोमीटर वाला जो एरिया बताया जा रहा है इस चैनल का, वो हमारी तरफ में लोकेटेड है। अब हम बात करते हैं बेटर सर्विलांस हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, अभी तक हमने कौन कौन सा काम किया है, तो क्या क्या निर्माण अभी तक हम कर चुके हैं। तो यदि हम BSF की तरफ से जो रिलीज़ की गई है रिपोर्ट उसके हिसाब से देखें तो यहाँ पर जो है कोटेश्वर एक जगह है कच्छ में, वहाँ पर कुछ हम जो है घाट जैसी चीज़ों का निर्माण किए हैं, मूरिंग का निर्माण किया गया है, मूरिंग प्लेसेस बनाए गए हैं कोटेश्वर में। इसके साथ साथ में इनॉग्रेट किया गया है एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड चिद्दिया मूड BR बेट लिंक रोड का। तो ये दो जगह को जोड़ने वाली लिंक रोड यहाँ पर बनाई गई है। इसके अलावा OP टावर बनाए गए हैं हरामी नाला के किनारे। उस टावर में सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहेगा और कैमरे की मदद से वो जांच पड़ताल करते रहेगा। उन्होंने इनॉग्रेट किया था 9.5 मीटर का टाल ऑब्जर्वेशन पोस्ट टावर का। इसमें आपको जो है हाई रेजोल्यूशन के पेन टिल्ट जूम कैमरा देखने को मिल जाते हैं। इसके माध्यम से इंटेलिजेंस गैदरिंग कैपेबिलिटी को हम बढ़ा पाए हैं। लोकेशन की यदि हम बात करें, और दिस विल कम अप विथ BOP 1164 फर्दर अप नॉर्थ फ्रॉम BOP 1170 along the vertical line in the international border। तो ये लोकेशन के नाम है BOP 1164 BOP 1170। नया जो टावर हम खड़ा करें हैं इससे बहुत सारे फ़ायदे हमको मिल सकते हैं। इसकी जो टोटल कीमत बताई जा रही है वो 3 करोड़ की है। एंड अदर्स जो हम लगाएंगे BOP 1165 1166 1169 अपार्ट फ्रॉम 3 मोर इन द क्रीक एरिया। तो लगभग पैसा जो बताया जा रहा है 3 करोड़ रुपया, ये हमको जो है लाइव कैमरा फीड प्रोवाइड करेंगे, लाइव लोकेशन, लाइव क्या क्या चीज़ हो रहा है वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। इसके अलावा इनके माध्यम से हम कंटिन्यूस सर्विलांस का काम कर सकते हैं वाटर एंड मड फ्लैट अराउंड द हरामी नाला। तो नरेंद्र मोदी का विजन रहा है कि हम जो है हमारी बॉर्डर को सिक्योर करना चाहते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसी के अंतर्गत आ गई हैं। और लगभग इसके लिए 361.35 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विज़न रहा है। सिक्योर कर पाएंगे हम बॉर्डर एरिया को। मूरिंग प्लेस प्रोजेक्ट के माध्यम से पैसा अलोकेट किया गया है 257 करोड़ रुपया का, जो कि एक ह्यूज डिफरेंस माना जाता है। इसमें हम बर्थिंग का काम करेंगे, रिपेयर का काम करेंगे, मेंटेनेंस का काम करेंगे। कौन कौन सी चीज़ों के इसके माध्यम से हम, हमारे पास जो बड़े बड़े वेसल्स हैं जैसे कि फ्लोटिंग BOPs हैं, इनकी हम मेंटेनेंस का, रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं। इससे हमारी जो कैपेबिलिटी है BSF की वो काफ़ी बढ़ जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं, यदि हम इसको यूज़ के हिसाब से देखें कि जो हरामी नाला है वो क्या और कामों के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, तो ये जो हरामी नाला है ये एक्सट्रीमली रिच माना जाता है फ़िशिंग वाले मामले में, स्पेशली प्रॉन्स का मतलब यहाँ पर होता है झींगा। ठीक है, तो झींगा मछली के लिए फेमस है। दूसरे नंबर की बात ये है, ये यहाँ का जो टेरेन है मार्सी है, दलदल वाला एरिया है। यहाँ पर एक्सेस कर पाना, एक एरिया से दूसरे एरिया में चल पाना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी ज्वार भाटा देखने को मिलेगा, टाइड आते हुए देखने को मिलेगी। और दूसरी बात यह है, समर के टाइम में यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चले जाता है। हरामी नाला हैज़ ऑलवेज बीन मोर एक्सेसिबल फ्रॉम द अदर साइड, लेकिन आप दूसरी साइड से इसको एक्सेस कर सकते हैं। पाकिस्तानी फिशिंग बोट ट्राई एंड मेक देयर वे अप मैनी स्मॉल क्रीक टू सरप्टिशियसली एंटर द हरामी नाला। पाकिस्तान की तरफ से ये लोग आसानी से एंटर कर जाते हैं इंडियन की तरफ यदि उनको आना है तो, ठीक है, लेकिन इंडिया की तरफ में एक्सेस करना इसको काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस रास्ते के माध्यम से जो है टेररिस्ट अटैक हो सकते हैं, ड्रग की आवाजाही हो सकती है, आर्म की स्मगलिंग हो सकती है। अभी तक देखा जाए यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर उतना कोई ख़ास हमको देखने को नहीं मिला। सरकार को जो है कुछ कुछ चीज़ें प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे कि यहाँ एक जो गाड़ी बनी हुई है जिसको ATV बोलते हैं,
इस ऑल टेरेन व्हीकल जिसको बोला जाता है, इसको प्रोक्योर किया गया है इटली से एंड स्टेशन 8 बॉर्डर पिलर 1175। कहाँ पर इसको रखे हम? बॉर्डर पिलर 1175 वाली लोकेशन में रखे हैं। इट आल्सो हैड द स्पेशल इसके फोल्डिंग वाज पुट अप ऑन द बैंक। इसके अलावा हम जो हम मचान जैसी चीज़ें बनाए हैं, इसके किनारे में हम मचान बना दिए हैं, वहाँ पर जा कर के आप बढ़िया बैठ करके ऑब्जर्वेशन का काम कर सकते हैं। एंड हमारी जो ट्रूप्स हैं वो पड़ाव डाल सकते हैं और एटीवी का इस्तेमाल करके जो है काफ़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ये लोग जा सकते हैं। इसके अलावा सरकार को स्पीड बोट प्रोवाइड करनी चाहिए, जिसके माध्यम से पाकिस्तानी फिशिंग बोट को यदि हम प्रिवेंट करना है तो इसके लिए हमें हमारे पास में इस प्रकार स्पीड बोट होना चाहिए पेट्रोलिंग के लिए। एम्बार्कमेंट बनाए जाने की ज़रूरत है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यदि ये नाला है तो आजू बाजू में हमें एम्बार्कमेंट बनाने की ज़रूरत है ताकि और भी ज़्यादा जो फ्लड आ रहा है उसको हम रोक सकें। बॉर्डर और कोस्टल सिक्योरिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। 2014 के बाद से ही नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने पार्टिकुलरली एम्फेसिस दिया है बॉर्डर और कोस्टल सिक्योरिटी को। पिछले 9 साल में हम देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने तेज़ी ला दी है कंपोजिट बीओपी के क्रिएशन के लिए बॉर्डर के किनारे किनारे। इसमें इंक्लूडिंग है क्रीक एंड हरामी नाला एरिया। तो इस प्रकार से व्यवस्थाएं जो है करी गई हैं।